तो बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल फिनॉल ईथर्स चैप्टर कर रहे थे और उस चैप्टर में हम लोग प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स ये दोनों चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसका देख रहे हैं। अब अल्कोहल और फिनॉल का एक साथ करेंगे और बाद में फिर ईथर्स का करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 जो पहला है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का जनरल जो मतलब होता है वो क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का कितना अमाउंट पर यूनिट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है टू फॉर्म दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, है ना। बिना टेम्परेचर चेंज किए हम यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डाल सकते हैं टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी जो है बात करने जा रहे हैं, उसमें मेनली जो सॉल्वेंट ले रहे हैं वो वाटर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वाटर के अंदर उसका सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए अल्कोहल और फिनॉल्स जो होता है, जो छोटा है अल्कोहल, लोअर मतलब छोटा और लोअर मतलब छोटा का यहाँ पे क्या सेंस है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होंगे, वो हुआ लोअर, ठीक है। तो लोअर अल्कोहल्स, ठीक है, आर लोअर अल्कोहल्स एंड phenols are soluble, lower alcohols and phenols are soluble in water as they form intermolecular hydrogen bond with water, ठीक है, as they form intermolecular hydrogen bond with water। तो वाटर के साथ चूंकि अल्कोहल और फिनॉल दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। जैसे अल्कोहल ROH ऐसे लिख सकते हैं हम लोग अल्कोहल को, वाटर HOH, ठीक है। तो ये जो है वो पार्शियल नेगेटिव, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट है तो पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। तो इस केस में ये और ये, इस दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बना ये हुआ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से ROH अल्कोहल, इसके बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना, है ना। तो ये जो है और ये भी, ये आपका क्या हो गया, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डॉटेड लाइन से शो करते हैं हम लोग इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो अल्कोहल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, ठीक। इसलिए अल्कोहल जो होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, अल्कोहल जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से ऐसे तो हम लोग फिनॉल के लिए भी देख सकते हैं कि फिनॉल भी बनाता है, बेंजीन OH फिनॉल हो गया, ये भी वाटर के साथ इस तरह से इंटरमॉलिकुलर
हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बनाता है ऐसे, ठीक है। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, है ना। ये तो यहाँ तक जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कि अल्कोहल और फेनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, वाटर के साथ, और इसलिए वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं लोअर अल्कोहल। जैसे देखिए क्या मतलब हुआ, ये जो एक्चुअली अल्कोहल का जो ये अल्काइल पार्ट होता है ना, जैसे ये अल्काइल पार्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन पार्ट, जैसे ये अल्काइल हुआ, या यहाँ पर फेनॉल है जैसे, तो ये कार्बन हाइड्रोजन, ये अल्काइल पार्ट हो गया, एराइल कहते हैं इसको, बट वही हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये है या ये है, ये जितना बड़ा होगा उसका हाइड्रोफोबिक नेचर उतना ज़्यादा होता है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, है ना, रिपेल करने का, हेट करना। तो ये जो है वो वाटर हेटिंग होता है या वाटर रिपेलिंग होता है ना। तो ये साइज़ जितना ज़्यादा होगा, यानी वाटर को रिपेल करने का टेंडेंसी उसका उतना ज़्यादा होगा, और इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे वाटर रिपेलिंग है ये, है ना, जितना इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, वाटर रिपेल करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो कम घुलेगा, सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। अब जैसे क्या होता है, अगर हम लोग इसमें चेन बढ़ता जाए, मान लीजिए कार्बन का चेन बढ़ता जाए, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो चेन बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, नहीं, चेन बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने से उस एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोफोबिक नेचर और बढ़ता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर जो है वो बढ़ता है, यानी कि वाटर रिपेल करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ता है। वाटर रिपेल करने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे और वो चेन बढ़ता जाएगा, चेन का लेंथ, तो उसका सॉल्युबिलिटी घटता जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। और अब मान लीजिए कि 2 अल्कोहल है और एक में 4 कार्बन है, दूसरे में भी 4 कार्बन है, लेकिन एक में 4 कार्बन स्ट्रेट में है ना, पेरेंट चेन में 4 कार्बन, और एक में जो 4 कार्बन है वो ब्रांचिंग में है, ब्रांच्ड। तो ब्रांचिंग हो जाने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम हो जाने से क्या होगा, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर कम होगा, और हाइड्रोफोबिक नेचर कम होने का मतलब कि वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, और वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी कम हुआ इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर आइसोमर्स की बात करेंगे, आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करेंगे, तो उस केस में जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा एल्काइल ग्रुप में, लेसर विल बी दी हाइड्रोफोबिक नेचर एंड मोर विल बी दी सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट अल्कोहल, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे मैं ज़रा सा कुछ लिख भी दूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए कोई अल्कोहल जैसे है ROH कह रहे हैं, तो ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक, और जो फोबिया, फोबिया का मतलब डर, है ना, रिपेल करना या हेटिंग, वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग, एक ही बात है। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होगा, तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं
कि एल्काइल ग्रुप अगर उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो हाइड्रोफोबिक नेचर ये ज़्यादा हो जाएगा ना, और यानी वाटर हीटिंग नेचर ज़्यादा हो जाएगा, हीट करेगा ज़्यादा यानी घुलेगा कम, तो सॉल्युबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर हम आइसोमेरिक अल्कोहल्स की बात करेंगे, आइसोमेरिक अल्कोहल्स यानी कि डिफरेंट अल्कोहल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट है यानी आइसोमर्स। तो आइसोमेरिक अल्कोहल्स की जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या है, उस केस में जिसके अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, ब्रांचिंग इन आर यानी अल्काइल ग्रुप, वो ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाने से मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया होता है वो तो कम हो जाता है ना, ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाने से सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया अगर कम हो गया तो हाइड्रोफोबिक नेचर कम हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर, सरफेस एरिया कम हो गया तो हाइड्रोफोबिक नेचर कम हो गया। ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर कम होने का मतलब यानी वाटर रिपेलिंग नेचर कम, रिपेल करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा यानी अट्रैक्ट करने का बढ़ेगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, है ना। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? तो as the number of carbon atoms in the parent chain of alkyl group, है ना, as the number of carbon atoms in the parent chain of alkyl group increases, ठीक है, as the number of carbon atoms in the parent chain of alkyl group increases, surface area increases and hydrophobic nature increases, which decreases the solubility of alcohols, अल्कोहल्स का सॉल्युबिलिटी घटा देगा, है ना। सॉरी, among isomeric alcohols जो आइसोमेरिक अल्कोहल्स है, ठीक है, तो among isomeric alcohols
more the branching in alkyl group, आइसोमर्स में, है ना, among isomeric alcohols more the branching in alkyl group में जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा lesser is the surface area of molecule, lesser is the surface area of molecule and lesser is the hydrophobic nature, and lesser is the hydrophobic nature. हाइड्रोफोबिक नेचर उतना कम हो जाएगा. So the solubility of the alcohols increases. ठीक है, solubility of alcohols increases. चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लोग समझ चुके हैं. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी की बात होगी. अब जब हम लोग फेनॉल के सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो होता क्या है कि फेनॉल का जो सॉल्युबिलिटी होता है ना वो काफ़ी कम होता है. कारण क्या है? कारण ये है कि फेनॉल जो ग्रुप है वो फेनॉल ग्रुप, मतलब फेनॉल ग्रुप में जो फिनाइल ग्रुप है बेंजीन रिंग वो काफ़ी बड़ा होता है, और यानी 6 कार्बन है ना ऑलरेडी, तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाने के चलते क्या होता है कि उसका हाइड्रोफोबिक नेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है. और अगर हम लोग अल्कोहल और फेनॉल का तुलना करेंगे तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब की तुलना में तो फेनॉल जो है वो कम सॉल्युबल होगा. ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेंजीन और ये OH, तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या कहलाता है? फिनाइल. ठीक है, और फिनाइल ग्रुप जो होगा ये बड़ा है तो हाइड्रोफोबिक नेचर, ये नेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया ना इसका, और ये नेचर ज़्यादा हो जाने के चलते सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा. ठीक है, तो इन फेनॉल ड्यू टू bigger size ठीक है, इन फेनॉल ड्यू टू बिगर साइज, बड़ा साइज होने के चलते, इन ड्यू टू बिगर साइज ऑफ इन फेनॉल ड्यू टू बिगर साइज ऑफ ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि इन फेनॉल ड्यू टू बिगर साइज ऑफ फिनाइल, फिनाइल का बड़ा साइज होने के चलते ड्यू टू बिगर साइज ऑफ फिनाइल ग्रुप
हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ phenyl group is more and hence solubility of phenol is very less. फिनॉल का जो सॉलिबिलिटी होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि कैसा क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं मैं कुछ अल्कोहल्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे ये कोई दूसरा अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 ये 2। तो अगर सॉलिबिलिटी की बात करें, देखिए तो सॉलिबिलिटी ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में तीनों कार्बन है, पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 है, मगर थोड़ा ब्रांचिंग हो रहा है। तो ब्रांचिंग ज़्यादा होने से क्या हम लोगों ने पढ़ा, सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक नेचर कम हो जाएगा। हाइड्रोफोबिक नेचर कम होने से क्या होगा, सॉलिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए सॉलिबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, 2 का ज़्यादा होगा 1 से। सिंपल। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 OH, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर कॉमन नेम में बोलेंगे तो ये क्या है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, है ना, इस तरह से। ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। ये आपको ब्यूटेनॉल का 4 आइसोमर्स जैसे मैंने बताया। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स और O एटम, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 4 अल्कोहल्स हो गए। अब मुझे इसका सॉलिबिलिटी, इसको अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी के टर्म्स में जब हम इसको अरेंज करना चाहते हैं, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होने से सरफेस एरिया सबसे कम, हाइड्रोफोबिक नेचर इसका सबसे कम हो जाएगा, यानी कि सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे जा रहे हैं तो ब्रांचिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अब इस केस में देखिए ब्रांचिंग आपका, अगर हम लोग डिफरेंट अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो ये 4 का, ठीक, फिर उसके बाद जाएंगे
तो अल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग थोड़ा ये है, तो इसका ले लेते हैं, फिर 3, फिर वैसे ही 2 और फिर 1, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो भी पूछा जाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल्स का जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है और उसमें सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें ठीक है, अब जो दूसरा हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बीपी लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में जो मेन है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ बॉयल करना शुरू करता है, या फिर जिस है ना जिस टेम्परेचर पे किसी चीज़ का जो वेपर प्रेशर होता है किसी चीज़ का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अल्कोहल्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल्स का इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, कारण कि अल्कोहल के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए अल्कोहल्स और वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसलिए अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज boiling point of alcohols is high, है ना, is high because different molecules of alcohols are interlinked by the intermolecular hydrogen bond, or interlinked by the intermolecular hydrogen bond। तो जैसे कोई अल्कोहल बोल रहे हैं, ये अल्कोहल हो गया, ठीक है, उसका जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, या समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ROH ऐसे, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल है। तो O और H ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से ये, उसी तरह से ये, उसी तरह से ये, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है ये सारे जो हैं डॉटेड लाइंस में, ये सब क्या है, ये सब है इंटरमॉलिक्यूलर
हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये सब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि अल्कोहल के जो डिफरेंट, एक्चुअली हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं किसी चीज़ का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस कंपाउंड का ही जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उसी कंपाउंड का जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है वो आपस में किस तरह से अट्रैक्टेड है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि उसी अल्कोहल का जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं अल्कोहल के वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, और वो अट्रैक्टेड रहते हैं इसलिए क्या होता है, अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका स्ट्रेंथ एक्चुअली अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। जैसे ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ N रहता अगर, तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है ना। इसलिए उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा। दूसरी बात इस पर भी डिपेंड करता है, ये जितना बड़ा होता जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा, उसका जो ताकत है वो कम हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम होगा, यानी वो वीक पड़ता जाएगा, ठीक है। तो अब इसका जो इफ़ेक्ट होता है किसी भी अल्काइल ग्रुप का, जो हम लोग इफ़ेक्ट बोलते हैं, ये जैसे अल्काइल ग्रुप हुआ, इसका इफ़ेक्ट इसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है ना। अब अल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि ये जो R है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि R जो है अगर इसका साइज़ बड़ा हो, यानी कि इसमें अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा होता जाए तो इसका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। लेकिन एक चीज़ और थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर हम लोग नहीं बात करेंगे इस तरह से। बॉइलिंग पॉइंट को दूसरे तरह से रिलेट करना पड़ेगा हम लोगों को एक्चुअली। देखिए बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग अलग अलग अल्कोहल का ही ले लेंगे, ठीक है, तो अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही, अल्कोहल है तो उस केस में डिपेंड करेगा R। अब R में अगर कार्बन का संख्या ज़्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता जाएगा, और वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, है ना। क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तो बढ़ेगा, और उस फोर्स को यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है ना। और अगर सेम मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंट अल्कोहल है, यानी कि आइसोमर्स, अल्कोहल के आइसोमर्स अगर हैं तो उस केस में फिर अलग बात हो जाएगी। एग्जाम्पल्स लिख करके करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे देखिए इसको समझ लेते हैं पहले। जैसे more the number of carbon atoms in the alkyl group of alcohol more is the surface area and more is the magnitude of
the van der Waal forces. More is the magnitude of van der Waal forces. So boiling point of alcohol is more. ठीक है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर हम लोग सिर्फ मान लीजिए डिफरेंट अल्कोहल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो सभी अल्कोहल्स ही हैं, तो अल्कोहल्स के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही। तो हम लोगों को देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी पेरेंट चेन। तो जितना ज़्यादा कार्बन का नंबर होगा यानी कि उसका सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने से वैन डर वाल फोर्स भी ज़्यादा हो जाता है, और जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तो सभी में है, वो तो एक कॉमन चीज़ हो जाएगा ना, तो उससे तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे मिथनॉल एक अल्कोहल हो गया, और मैं दूसरा ले रहा हूँ इथनॉल, ठीक है, एक और ले लेता हूँ प्रोपेनवनॉल, CH3 CH2 CH2OH, 3 अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और भी ले सकते थे, 3 से ही कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, वो भी अल्कोहल है, तीनों तो अल्कोहल्स ही हैं। अब मुझे जब बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट किस पे निर्भर करता है, मैंने बताया आपको कि इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी जैसे मैंने अगर मान लीजिए सेम क्वांटिटी तीनों का लिया किसी कंटेनर में, तो इसमें भी उस कंटेनर में मिथनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, दूसरे कंटेनर में इथनॉल के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और तीसरे कंटेनर में प्रोपेनवनॉल के ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से तो जुड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि अल्कोहल है, अभी मैं दिखा भी चुका हूँ वहाँ पे। तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ भी प्रेजेंट है, इसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी है, इसके भी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में है, और इसके भी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसके भी बीच में है। ठीक है, तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो कॉमन चीज़ हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस पर। अब इस पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे जो है वो है मिथाइल, उसमें एक ही कार्बन है, इथाइल 2 कार्बन है, प्रोपाइल 3 कार्बन है। तो ये जो है एक ही कार्बन होने से यहाँ पे सरफेस एरिया इसका कम हो गया ना, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया और ज़्यादा हो गया। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, एल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो कार्बन का नंबर बढ़ने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ने से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का जब ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 1 कंपाउंड है, ये 2 और ये 3, ठीक है, तो हम लोग अगर ऐसे देख लें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के ऑर्डर में अगर देखें तो 1 का कम है, 1 से ज़्यादा 2 का सरफेस एरिया है, और 2 से ज़्यादा 3 का सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या हुआ, वैन डर वाल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया पे, तो 1 का कम होगा, 2 का ज़्यादा होगा, 3 का ज़्यादा होगा। तो वैन डर वाल फोर्स का अगर ये ऑर्डर है तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज़ करेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 का कम होगा, 1 से ज़्यादा 2 का, और 2 से ज़्यादा 3rd कंपाउंड का होगा। समझ गए, ये मैंने तीनों का ऑर्डर बता दिया यहाँ पे, और आसानी से याद हो जाएगा। सरफेस एरिया इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, उसी ऑर्डर में वैन डर वाल फोर्स, उसी ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक और बात को एनालाइज कर सकते हैं कि अल्कोहल है, अल्काइल ग्रुप सिर्फ चेंज हो रहा है,
तो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे तो इसका कम होगा ना। OH तो कॉमन चीज़ है, कार्बन और हाइड्रोजन का बढ़ने से, नंबर बढ़ने से उसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ता है, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक कांस्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं इस केस में कि मॉलिक्यूलर मास भी इसी ऑर्डर में बढ़ रहा है, 1 से ज़्यादा 2 का और 2 से ज़्यादा 3 का। ठीक है, इस तरह से आप अल्कोहल्स, जो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं उसको आप बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईजिली अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पे लूँगा, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि आइसोमेरिक अल्कोहल्स ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, वही हुआ आइसोमेरिक अल्कोहल्स का मतलब, यानी आइसोमर्स। ये तो आइसोमर्स नहीं है ना, ये तो डिफरेंट अल्कोहल्स हो गया। अब जैसे देखिए ब्यूटेन वनॉल है ना, और मैं 2 ही एग्जांपल लेके क्लियर करता हूँ इसको। ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब इस दोनों केस में क्या है, दोनों में आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन का अल्कोहल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो यहाँ पे ये जो 4 कार्बन है वो स्ट्रेट लाइन में है और यहाँ पे ब्रांचिंग है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होने से सरफेस, ये 1 कंपाउंड है मान लेते हैं, ये सेकंड। ठीक है, तो इसमें चारों कंपाउंड स्ट्रेट में है, इसका मतलब क्या होगा कि सरफेस एरिया ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मास तो दोनों का सेम है, तो सरफेस एरिया अगर देखेंगे तो 1 का ज़्यादा है 2 से। ठीक है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो 1 का ज़्यादा होगा 2 से, वैन डर वाल्स फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और वैन डर वाल्स फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो 1 का ज़्यादा होगा 2 का कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस ऑर्डर में इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाए, हम लोग बहुत आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये जो बात हुई अभी, ये अल्कोहल्स की बात हुई, जब डिफरेंट अल्कोहल्स दिया हुआ है तब उसी को हमें अगर कंपेयर करना है तब। अब मान लीजिए कोई अल्कोहल दिया हुआ है, कोई एसिड दिया हुआ है, कोई अमाइन दिया हुआ है, कोई ईथर दिया हुआ है, तो उस केस में फिर अलग बात हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ को भी काउंट करेंगे। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स होता है, और ये 2 चीज़ों पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। एक तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा आपको सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और सरफेस एरिया जो होता है वो ब्रांचिंग का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है ना, ब्रांचिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से। ठीक है, तो ब्रांचिंग ज़्यादा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम। ब्रांचिंग कम है तो ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अगर कम है तो वैन डर वाल्स फोर्स कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया और जो मैं एग्जाम्पल्स भी दिया था और लिखा भी था, उसमें एक्चुअली हम लोग इसी को समरी में ले करके, दिमाग में ले करके काम कर सकते हैं, है कि नहीं, इसी को लेके किया जा सकता है। ठीक है, आपके ये में कुछ क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, उसको एक बार चेक कर लिया जाए, है ना। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तो ये बात थी जो मैं अभी आपको बताया, इसी में कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होगा,
वो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ और उसको हम लोग ज़रा डिस्कस भी कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 11.3 है ना, एग्जाम्पल है ये 11.3। Arrange the following sets of compounds in order of their increasing boiling point। एक ये भी ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख देते हैं, उनको लगता है ऑर्डर तो सही है ना, लेकिन जो ऑर्डर पूछा गया है उसी ऑर्डर में लिखने से ही मार्क्स मिलता है। आप दूसरा ऑर्डर लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट भी सकता है या 0 भी दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो ए जो है वो है, एक है पेंटेन 1 ऑल, मैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। फिर है ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, हाइड्रोजन डाल लेंगे आप, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, और फिर है मिथेनॉल, ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, सभी अल्कोहल्स हैं, है ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो देखेंगे नहीं, तो फिर सबसे कम कार्बन यहाँ पर है, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन जितना कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा, ये कम, ये भी कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांचिंग देखेंगे, ब्रांचिंग ज़्यादा तो ये कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रांचिंग तो कहीं नहीं है, ये जगह पे आपको यहाँ प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पर है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, 6 नंबर सबसे कम होगा, ठीक है, 6 नंबर का सबसे कम हो जाएगा, क्लियर है, क्योंकि एक ही कार्बन है। उसके बाद इथेनॉल 2 कार्बन, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ जाएगा, तो आपको इथेनॉल जो है वो 4 नंबर का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर 4, ये दोनों हो गया। अब 3 कार्बन का अल्कोहल आ जाइए, तो प्रोपेन 1 ऑल, अच्छा यहाँ पे प्रोपेन 1 ऑल 3 कार्बन का, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो 3 कार्बन का अल्कोहल हो गया। अब 4 कार्बन का अल्कोहल, ये और ये दोनों हैं, ये स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा, तो ब्रांचिंग होने से, ब्रांचिंग इस दोनों में अगर देखें, ये दोनों आइसोमर हो गया ना, तो आइसोमर्स के केस में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ब्रांचिंग ज़्यादा अगर होगा तो ये कम होगा। तो यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो यानी इस दोनों में इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, तो 3 का कम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसलिए 3 जिसका कम है वो पहले लिखना है मुझे, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 2 का होगा, तो 2 हो गया, और फिर उसके बाद ये जो बच रहा है ये 1, क्यों, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, स्ट्रेट लाइन में है, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास भी है और सरफेस एरिया भी सबसे ज़्यादा है ना, मॉलिक्यूलर मास भी सबसे ज़्यादा है और सरफेस एरिया भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए क्या होगा, वैन डर वाल्स फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा, और वो सबसे ज़्यादा होगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंट जो अल्कोहल्स है उसको हम लोग आसानी से अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जनरली क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट का ही आता है, सॉलिबिलिटी का जनरली नहीं आता है। अगर आता है तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बताया जा चुका है, सब कुछ लिखवाया गया है, वो आप आराम से उसको ध्यान में रखेंगे, सारा क्वेश्चंस बहुत ईजिली बन जाएगा।
एग्ज़ाम में ऐसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करने के लिए आते हैं, है ना। तो डिफरेंट अल्कोहल्स का हम लोग देखें, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में अगले क्लास में या अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाला लेकर के उसका बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, ठीक है। ओके।